एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, इस क्रांति बैच 2.0 के अंदर हमने एमपी जीके की एक कंप्लीट प्रीलिम्स 2026 ओरिएंटेड एक सीरीज चालू की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी को एमपी के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, यानी कि हमारे प्रीलिम्स की यूनिट 2 है, वो बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करा दी थी। आप यूट्यूब पर जाकर एकेएस सिविल एकेडमी क्रांति बैच 2.0 बाय मुस्कान मैम ये डालकर आप देख सकते हैं। उसमें सारे लेक्चर्स मेरे अपलोडेड हैं और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, जहां पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट से पूरा एमपी का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज से इस सीरीज में, इस बैच में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी की ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें मैं आप सभी को कंप्लीट एमपी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, जिसमें कई सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखाऊंगी और लिखकर समझाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि लिखी हुई चीज़ जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ें हमको याद बहुत जल्दी होती हैं। मेरा यह विश्वास है, आप सभी से वादा है कि आपने अगर मेरे कहने पे इस सीरीज़ को पूरी शिद्दत से देख लिया, समझ लिया, तो आपको एमपी जीके के लिए या एमपी ज्योग्राफी के लिए लास्ट मोमेंट पे कोई भी फैक्ट्स पढ़ने की या कहीं से भी फैक्ट्स ढूंढने की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ेगी। इसमें हम प्रीलिम्स तो पढ़ेंगे ही साथ मैं कई बार आप लोगों को ऐसी चीज़ें भी बताती हूँ जो आपके 2 या 7 मार्कर या इनफैक्ट 11 मार्कर क्वेश्चन में भी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। आई होप आप सब तैयार हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीलिम्स पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप सभी मुझसे मेंस पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर हम इन डिटेल मेंस ओरिएंटेड पूरा एमपी कंप्लीट करे हैं, तो आप एकेएस सिविल एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। को क्या है फ्रेंड्स हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की भू आकृतिक स्थिति या मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये भौतिक विभाजन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश किसका पार्ट है। तो मध्य प्रदेश खुद भी एक प्लेट्यू है एंड मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि जो मध्य प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, जिसकी बाउंड्री नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में किससे लगती है? हुज बाउंड्री कैन बी क्लासिफाइड इन नॉर्थ बाय प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, इन ईस्ट बाय छत्तीसगढ़ प्लेन्स, इन साउथ बाय ताप्ती रिवर एंड इन वेस्ट बाय अरावली हिल्स। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया हुज बाउंड्री कैन बी क्लासिफाइड इन नॉर्थ बाय प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, इन साउथ बाय ताप्ती रिवर, इन ईस्ट बाय छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड इन वेस्ट बाय अरावली हिल्स। ये पता है आप सभी को? ठीक है। अब मध्य प्रदेश का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कभी एग्जाम में पूछ लिया, तो मध्य प्रदेश का भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। कई सारे फैक्ट्स बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आप सभी को एमपी की ज्योग्राफी में
कुछ चीज़ें मैं आपको एमपी ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज जो हमारे साथ में चीज़ें चलती हैं वो बताऊंगी, और जब हमारी एमपी ज्योग्राफी ख़त्म होने वाली होगी तब आपको ढेर सारे कई 100 एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है मध्य प्रदेश का? 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 74 डिग्रीज 9 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसको आप कॉपी पे अपने नोट्स पे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एमपी इज 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ एमपी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में फिजियोग्राफिक डिविजन्स कितने हैं? 3, और उन 3 के अंदर 7 सब ग्रुप्स हैं, या 7 जो हैं उन भागों में उन्हें बांटा गया है। तो पहला है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य का उच्च प्रदेश। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट है बघेलखंड प्लेट्यू। तो ये जो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत 5 हमारे इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कभी कभी आपको दिया होता है कि कितने भौतिक विभाजन है, 5, 6, 7, 8। कितने हैं? 5, 6, 7। तो 7 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। कितने डिविजन्स हैं? 7 फिजियोग्राफिक डिविजन्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर? मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। क्या है? इट इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, मतलब मध्य भारत का पठार। फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू जिसको विंध्यन प्लेट्यू भी कहते हैं, और फिर है नर्मदा सोन वैली। ये जो 5 प्लेट्यूज हैं, ये जो 5 पठार हैं, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा मैकाल रेंज। ठीक है, क्या है? सतपुड़ा मैकाल रेंज। और फिर उसके बाद कौन सा है? बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार, इसका एरिया कितना है? 10.68%। मतलब कि मध्य प्रदेश का 10.68% जो एरिया है वो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड प्लेट्यू। मध्य प्रदेश का 7.7% जो एरिया है वो बुंदेलखंड प्लेट्यू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रीवा पन्ना प्लेट्यू। मध्य प्रदेश का 10.37% जो एरिया है वो रीवा पन्ना प्लेट्यू के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा बघेलखंड। तो बघेलखंड प्लेट्यू ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो मध्य प्रदेश के 7% एरिया में आता है। उसके बाद है सतपुड़ा मैकाल रेंज, ये 11% मतलब अप्रॉक्स 34,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो 11% एरिया है वो सतपुड़ा मैकाल रेंज के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन वैली ये जो है ये 26%, ये मध्य प्रदेश का सबसे क्या है? सबसे दूसरा सबसे बड़ा पठार है नर्मदा वैली। और उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में 28.62% एरिया पे आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स या सेंट्रल हाईलैंड्स प्लेट्यू में सबसे पहले अपना पहला प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेट्यू। तो
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए चीज़ों को लिख रही हूँ जिससे क्लैरिटी अच्छी तरीके से आ सके, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी इसको अपने नोट्स में प्रॉपरली नोट करेंगे, या जो भी आपके पास बुक है रेफरेंस, उस पे आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम मालवा प्लेट्यू के बारे में। तो भाई मालवा प्लेट्यू में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से मैं लिखूंगी उस तरीके से कई बार आपको कई बार क्या हमेशा ही एमपी ज्योग्राफी से 1 या 2 प्लेट्यूज हमेशा, आप पिछले सालों के कई सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, किसी ना किसी स्पेशली मालवा और बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मालवा प्लेट्यू को तो सीधा लिख दिया जाता है डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो यहाँ पे हम वही तो पढ़ रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे क्या पहले पढ़ेंगे, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक, it is the first largest physiographic division of मध्य प्रदेश, जिसका एरिया है 28.62% ऑफ टोटल एरिया ऑफ एमपी, ठीक है। क्या है 28.62% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। फिर सेकेंड, तो भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, द क्लाइमेट ऑफ मालवा इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे फाहियान साहब, जो कि चाइनीज ट्रेवलर हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है जब कौन आया था, फाहियान। फाहियान कौन है, चाइनीज ट्रेवलर है। उन्होंने कहा था कि जो मालवा का जो जलवायु है, या मालवा की जो जलवायु है, वो विश्व की सबसे बेस्ट या सबसे अच्छी जलवायु है। यहाँ की जलवायु कैसी है, टेम्परेट, हिंदी में मैं बोलूँ तो समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु, यानी कि यहाँ पे गर्मियों में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती और ठंडियों में ना तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। टेम्परेट क्लाइमेट मतलब समर्स एंड विंटर्स आर बैलेंस्ड इन नेचर। कौन से प्लेट्यू में, मालवा प्लेट्यू में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मालवा प्लेट्यू है, अब मालवा प्लेट्यू में मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इतने बड़े हैं, ठीक है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि मालवा प्लेट्यू में हमारे कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो मैं सीधा बोलूँ, पूरा वेस्टर्न मध्य प्रदेश कम्स अंडर मालवा प्लेट्यू। अब वो राजगढ़, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, पीथमपुर, ये सारे जो रीजन्स हैं, ये किस में आएंगे, ये मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत आएंगे। अब भाई यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप के पठार का विस्तार है, जहाँ पर बेसाल्ट रॉक्स, जो बेसाल्ट रॉक्स से बना हुआ है, और जहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती हैं। कौन सी सॉइल पाई जाती हैं, ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है दोस्तों, ब्लैक सॉइल। इस सॉइल को क्या बोलते हैं, रेगुर, कन्हर या कपासी सॉइल, ठीक है। कपासी मतलब कि इसे हम बोलते हैं कॉटन सॉइल्स। तो ब्लैक सॉइल के वजह से, या ब्लैक सॉइल के प्रेजेंस की वजह से मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा विस्तृत, या सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो विस्तार किस मिट्टी का है, तो ये है ब्लैक सॉइल का। और इसी ब्लैक सॉइल की वजह से इंदौर, इंदौर को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मैनचेस्टर ऑफ एमपी। इंदौर इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बिकॉज ऑफ कॉटन मिल्स। मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा क्षेत्र पे जो ब्लैक सॉइल मिलती है उसको कॉटन सॉइल्स कहा जाता है, और इस कॉटन सॉइल्स में कॉटन के प्रोडक्शन के कारण इंदौर को मैनचेस्टर ऑफ एमपी कहा जाता है, या कॉटन कैपिटल ऑफ स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लैक सॉइल में और किसका प्रोडक्शन होता है, वीट का। तो इसकी वजह से क्या कहा जाता है मालवा प्लेट्यू को, वीट बास्केट ऑफ मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश की गेहूं की डलिया, वीट बास्केट ऑफ मध्य प्रदेश।
फर्स्ट लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, एरिया 28.62%। क्लाइमेट कैसा है मध्य प्रदेश का? टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब समर्स और विंटर्स दोनों बैलेंस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे डेक्कन ट्रैप का विस्तार है, डेक्कन का पठार है, और यहाँ जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है, और उस ब्लैक सॉइल में कॉटन का और वीट का बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता है, और इसी वजह से इंदौर को कॉटन कैपिटल कहा जाता है और मालवा को क्या कहा जाता है? वीट बास्केट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है मालवा प्लेट्यू में। तो मालवा एक सेकंड, तो इस मालवा प्लेट्यू के वेस्टर्न, ठीक है, अब ये है हमारा मालवा प्लेट्यू, तो मालवा प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में और मालवा प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में जो रेनफॉल है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब मध्य प्रदेश में जब हम रेनफॉल पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में रेनफॉल का क्या पैटर्न है? रेनफॉल इन मध्य प्रदेश डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, मतलब साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मालवा का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, 25 टू 75 सेंटीमीटर होती है, और ईस्टर्न मालवा में जो रेनफॉल है वो 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। तो क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट है टेम्परेट टाइप, समशीतोष्ण जलवायु, और मालवा में जो रेनफॉल है उसका क्या पैटर्न है? रेनफॉल ईस्टर्न मालवा में होती है 75 टू 100 सेंटीमीटर, और वेस्टर्न में कैसी होती है? 25 टू 75 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ हिल्स या प्रमुख चोटियां। तो एक आपने तो सबसे इंपॉर्टेंट सबने सुनी होगी सिगार की चोटी, है ना, सिगार, जाना पाओ, जहां से चंबल नदी निकलती है, सिगार, जाना पाओ और धजरी, ये मध्य प्रदेश में मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत आने वाली इंपॉर्टेंट क्या है? हिल्स हैं, इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। तो सिगार, इसकी हाइट है 881 मीटर्स, जाना पाव इसकी हाइट है 854 मीटर्स, और धजरी जिसकी हाइट है 810 मीटर्स। ये तीनों की हाइट आपको पता होनी चाहिए। मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी तीन प्रमुख चोटियां हैं? सिगार, जाना पाव और धजरी, जिसमें से सिगार है 881 मीटर्स, जाना पाव की हाइट कितनी है? 854 मीटर्स, एंड धजरी 810 मीटर्स। ये जो मालवा प्लेट्यू है इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो इसका नामकरण हुआ यहाँ की मालव ट्राइब के नाम पर। अब मालव ट्राइब कौन थी? तो अलेक्जेंडर, जिनको हम बोलते हैं सिकंदर, तो ये वाली जो ट्राइब है वो पंजाब वाले क्षेत्र पे रहती थी, परंतु जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उस क्षेत्र पे तो वो वहां से भागकर उज्जैन वाले रीजन पे आ गई, उज्जैन मतलब मालवा वाले क्षेत्र पे, और उन्हीं जातियों के या उन्हीं ट्राइब्स के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? मालवा प्लेट्यू। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने? सबसे पहले हमने देखा कि जो मालवा प्लेट्यू है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है जिसकी जो एरिया है वो इंटायर मध्य प्रदेश का 28.62% इसका एरिया है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे टेम्परेट टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के प्रोडक्शन के कारण इंदौर को कॉटन कैपिटल ऑफ स्टेट कहा जाता है, मालवा को वीट बास्केट कहा जाता है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के वजह से भी इंदौर को क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्पोर्ट स्टेडियम हैं, कई सारे यहाँ पे खेल के स्टेडियम्स हैं, वो हम स्पोर्ट्स जब पढ़ेंगे तब उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ के रेनफॉल में पैटर्न को देखा, जहाँ ईस्टर्न मालवा में रेनफॉल
75 से 100 सेंटीमीटर होती है, और वेस्टर्न में कितनी होती है 25 टू 75 सेंटीमीटर्स। उसके बाद यहाँ पे 3 प्रमुख चोटियाँ हैं, सिगार, जाना पाव और धजरी। तो सिगार में 881 मीटर्स हाइट है इसकी, जाना पाव की हाइट है 854 मीटर्स, और धजरी की हाइट कितनी है 810 मीटर्स। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इस पठार को के बीच से गुजरती है। कहां से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिड ऑफ दिस प्लेट्यू या मिडिल ऑफ मालवा, पासेस थ्रू मिड ऑफ प्लेट्यू। मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो 14 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन है वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, शाजापुर, आगरमालवा, सागर, दमोह, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी। ये 14 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जहां से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी, और अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कर्क रेखा जो है वो इस प्लेट्यू के मध्य से गुजरती है। अब इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो सबसे पहले है इसमें उज्जैन। उज्जैन में अब क्या है टूरिस्ट प्लेसेस, महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का केंद्र बिंदु, महाकालेश्वर है पृथ्वी का केंद्र बिंदु, मंगलनाथ उज्जैन। उसके बाद रायसेन, रायसेन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत भीमबेटका केव्स विच आर दी लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ दी वर्ल्ड, भीमबेटका केव्स। साथ ही साथ सांची का स्तूप, कौन सा स्तूप, सांची स्तूप, ये भी इसी पठार के अंतर्गत आता है। एक कौन सा, उज्जैन। नेक्स्ट है यहाँ पे भीमबेटका, उसके बाद बाघ केव्स, बाघ केव्स, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी केव्स। इन सब के बारे में हमने आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो इसके अंतर्गत मतलब कि मालवा पठार के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, एक तो इंदौर, इंदौर खुद में ही है, ठीक है। उसके बाद एक है यहाँ पे मांडू, मांडू के बाद है रायसेन में भीमबेटका, सांची, उसके बाद मंगलनाथ उज्जैन, महाकालेश्वर, और भी उज्जैन में कई सारी चीज़ें हैं। एक ज्योतिर्लिंग है कहाँ पर, ओमकारेश्वर में, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो भी इसी पठार के अंतर्गत है। उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। तो मालवा प्लेट्यू समझ में आ गया। तो कभी हमें 7 मार्कर में भी अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालवा प्लेट्यू, तो ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको अपने आंसर में अलग अलग पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं, ठीक है। अब मालवा प्लेट्यू के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का क्या एरिया है, तो इट कवर्स 10.68% ऑफ टोटल एरिया ऑफ एमपी, और उस दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का 4th लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, 4th लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ एमपी। इट इज द 4th लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। कितना एरिया है, 10.68%, 10.68%। अब ये जो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, ये हम एमपी का मैप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे था सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, और ये यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ा था, मालवा प्लेट्यू, और ये वाला जो पूरा रीजन है ये सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में आता है। तो अब ये अगर हम मालवा प्लेट्यू की बात करें
तो मालवा प्लेट्यू के साउथ में नर्मदा नदी, ईस्ट में बघेलखंड का और रीवा पन्ना का पठार है। मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, और वेस्ट में क्या है, अरावली हिल्स या राजस्थान। उसी तरीके से हम सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की बात करें तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के ईस्ट में है बुंदेलखंड, उसके बाद नॉर्थ में है यमुना प्लेन्स, यमुना प्लेन्स, इसके साउथ में है मालवा प्लेट्यू और इसके वेस्ट में है अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस। कौन सी रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस। तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय यमुना प्लेन्स इन नॉर्थ, मालवा प्लेट्यू इन साउथ, बुंदेलखंड प्लेट्यू इन ईस्ट एंड अरावली रेंजेस इन इट्स वेस्टर्न पार्ट। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और इसका एरिया कितना है, 10.68% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, और इस दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ पे भैया क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ का क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ द क्लाइमेट। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है मतलब यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे महाद्वीपीय, क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल को, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मतलब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक सर्दी, ठीक है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल है। जब हम मालवा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था टेम्परेट टाइप ऑफ द क्लाइमेट, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट समर्स विंटर्स बैलेंस होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट समर्स में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। अब भैया इसके अंतर्गत कौन कौन से रीजन आएंगे, ये अगर हमारा एमपी है ना, बहुत रफ सा मैप है, तो ये यहाँ पे क्या क्या आता है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, ये सारी चीज़ें आती हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में। बस तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। तो आप मध्य प्रदेश के मैप के माध्यम से, जो हमने अपना फर्स्ट पेज देखा था उसमें मैप बना हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उस मैप के माध्यम से आप समझें कि कहाँ पर कौन सा पठार का विस्तार है। और यहाँ पर तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का पठार कौन सा है, हमारे सारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हमने कौन कौन से देखे हैं, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, या सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के अंतर्गत आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे रेनफॉल, तो भाई यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है, 55 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है इस एरिया में, ठीक है। कितनी रेनफॉल होती है, 55 से 70 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, गोहद। गोहद कहाँ पर है, ये भिंड में। हमने गोहद का किला भी पढ़ा था, है ना, किसका किला, गोहद का किला, जिसे किसने बनवाया था, जाट सरदार मान सिंह ने। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है अपने आर्ट एंड कल्चर में, आप जाके देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स में। तो रेनफॉल 55 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे। मध्य प्रदेश के सबसे कम रेनफॉल वाला रीजन गोहद भिंड इस प्लेट्यू के अंतर्गत आता है, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। कितनी रेनफॉल होती है, 55 सेंटीमीटर रेनफॉल। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में रेनफॉल कितनी होती है, 55 से 75 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का सबसे लोवेस्ट रेनफॉल वाला जो रीजन है गोहद भिंड, वो आता है, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो होती है। उसके बाद यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ड्राई डेसिडियस, यानी कि शुष्क पर्णपाती, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ड्राई डेसिडियस के, हर्रा, बबूल, पलाश, ये सारे जो अलग अलग फॉरेस्ट हैं,
है ना, अलग अलग ट्रीज हैं वो इस रीजन पे पाए जाते हैं। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य भारत पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ का क्लाइमेट भी सब डेसिडियस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी ड्राई डेसिडियस, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, प्लस यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे कि हर्रा, कीकर, बबूल, पलाश, इनके पेड़ या इनके जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सॉइल कौन सी मिलती है? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो कौन सी मिट्टी है? फर्टाइल सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल? एलुवियल। मालवा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल, यहाँ पे एलुवियल सॉइल, जो कि चंबल नदी के डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होती है। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार की होती हैं? दो, बांगर और खादर, जिसमें जो बांगर है उसको ओल्ड एलुवियम बोलते हैं, जो कि उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, और जो खादर होती है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होने वाली सॉइल है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें कई जैसे राइस, वीट, इन जैसे कई उपयोगी जो हमारे ग्रेन्स हैं, जो हमारे चीज़ें हैं, उनको उगाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और हर साल चंबल नदी के द्वारा डिपॉजिट की जाती है। और बांगर हर साल डिपॉजिट नहीं की जाती, इसलिए उसका नाम ही है क्या? बांगर। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलती है? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में, और इस एलुवियल सॉइल में वीट होता है, शुगर केन होता है अच्छे प्रचुर मात्रा में, एंड मस्टर्ड, और उसके अलावा कई सारे कोर्स ग्रेन्स, मतलब मोटे अनाज, कई सारे कोर्स ग्रेन यानी कि मोटे अनाज एलुवियल सॉइल में होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द चंबल रिवर, क्योंकि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में कौन सी नदी बहती है? ये कौन सी नदी है? ये हमारी है चंबल रिवर। कौन सी? चंबल रिवर। और चंबल रिवर जो सॉइल का डिपोजिशन करती है वो है एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा, जिसको हम अन्य काप या दोमट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काप या दोमट। ठीक है, तो इस एलुवियल सॉइल में वीट, शुगर केन, मस्टर्ड और कई सारे कोर्स ग्रेन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी कौन सी रिवर का नाम लिया? चंबल रिवर का। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या करती है? गली इरोजन। अब भाई ये गली इरोजन क्या होता है? कौन सी नदी यहाँ पे बहती है? चंबल रिवर। चंबल रिवर, और चंबल रिवर जो है वो श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये सबसे ज्यादा जो है वो इरोजन अफेक्टेड एरिया है, या सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन की जो समस्या है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? श्योपुर, मुरैना और भिंड में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सॉइल इरोजन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय द एजेंट्स लाइक विंड, रनिंग वाटर एटसेट्रा। अब ये जो सॉइल इरोजन की समस्या है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी श्योपुर, मुरैना और भिंड में, क्योंकि इस रीजन पे चंबल नदी के द्वारा अनवालिका कटाव यानी कि गली इरोजन क्या देखने को मिलता है? गली इरोजन। अब ये गली इरोजन क्या होता है? तो इरोजन में भी हम दो पढ़ते हैं, शीट इरोजन, गली इरोजन। शीट इरोजन जिसमें हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ सॉइल जो है वो हवा के द्वारा चली जाती है या रनिंग वाटर से रिप्लेस हो जाती है, तो वो उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, उसमें केवल कुछ मिनरल कंपोजिशन की कमी होती है उस वजह से। लेकिन ये जो गली इरोजन है जो चंबल नदी करती है, जो गली इरोजन चंबल नदी करती है, उसमें वर्टिकल लेयर्स ऑफ सॉइल जो है वो चली जाती हैं हवा या रनिंग वाटर के साथ, वर्टिकल लेयर, जिसकी वजह से जो पूरी सॉइल है वो यूजलेस हो जाती है, और हर साल कई हजार हेक्टेयर एरिया जो है वो चंबल नदी के द्वारा इरोड कर दिया जाता है या गली इरोजन से इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, बट एलुवियल सॉइल के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो ठीक ठाक होता है। वीट का, कोर्स ग्रेन्स का, शुगर केन, मस्टर्ड आदि का प्रोडक्शन होता है। इनफैक्ट सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को मस्टर्ड बोल ऑफ एमपी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू इज नोन एज मस्टर्ड बोल
ऑफ एमपी। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू इज नोन एज मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, इसके अंतर्गत पूरे जो हमारे नदन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं। एंड दिस प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय यमुना इन नॉर्थ, बाय मालवा प्लेट्यू इन साउथ, बाय बुंदेलखंड इन ईस्ट एंड बाय अरावली रेंजेस इन दी वेस्ट। यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर तक क्या होती है, रेनफॉल होती है। कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होती है। सबसे कम रेनफॉल वाला रीजन है यहाँ पे गोहद भिंड, जहाँ पे 55 सेंटीमीटर रेनफॉल प्रतिवर्ष जो है वो होती है। यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इस एलुवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। इस एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन चंबल नदी करती है। एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है, ओल्ड एलुवियल जिसको बांगर कहते हैं जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, और न्यू एलुवियल जो अच्छी खासी फर्टाइल बढ़िया होती है, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर चंबल नदी जो है वो गली इरोजन करती है, जिस वजह से कई हजार हेक्टेयर एरिया जो है वो हर साल यूजलेस हो जाता है या इरोड हो जाता है या बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाता है। और मध्य प्रदेश के कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड हैं इससे, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। कई सारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, देख लेते हैं। श्योपुर, श्योपुर, अब यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर मालवा का प्लेट्यू में बेसिकली भील ट्राइब पाई जाती है। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति का म्यूजियम कहाँ पर है, श्योपुर में। कहाँ पर है, श्योपुर में। सहरिया जनजाति का म्यूजियम श्योपुर में है, जो इस पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या चीजें हैं भाई, ग्वालियर। ग्वालियर में हमने आर्ट एंड कल्चर में कितनी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी। ग्वालियर में स्थित सास बहू का मंदिर, ग्वालियर में स्थित ग्वालियर का किला, ग्वालियर के स्थित कई सारे महल, गुजरी महल, मृगनैनी पैलेस, कई सारी चीज़ें हमने ग्वालियर में पढ़ी थी। उसके बाद हमने मुरैना का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या देखा था, 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, जो कि कच्छपघात रूलर्स के द्वारा बनाया गया था। तो मुरैना, ग्वालियर, उसके बाद शिवपुरी, शिवपुरी के भी हमने कई सारी चीज़ें देखी थी। किला देखा था शिवपुरी का, ठीक है, माधवराव सिंधिया की समाधि देखी थी, और कई सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो हमने इसके अंतर्गत देखे थे। तो श्योपुर में सहरिया ट्राइब का म्यूजियम है, और इसके अंतर्गत अलग अलग जो जगह हैं, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि दतिया भी इसी में आता है। तो दतिया का जो किला है वो भी तो हमने देखा था, दतिया का किला, ठीक है, तो ये वो भी इसके अंतर्गत जो है वो आता है। अब दतिया जो है वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। इसमें जो बेसिकली है वो श्योपुर, मुरैना और भिंड वाला रीजन वो आता है। इसमें दतिया हम नहीं भी इंक्लूड कर सकते वो, क्योंकि किस में आता है या किसका पार्ट है, हमारे बुंदेलखंड प्लेट्यू का पार्ट है। अब ये ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी के सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, यहाँ के आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ की पेंटिंग, यहाँ के डांस, ड्रामा, सॉन्ग, सब कुछ आपको कवर कराया गया है आपके आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री में। इसलिए वो प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण है दोस्तों, आप जाइए और उन प्लेलिस्ट में समझिए और देखिए चीजों को। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमने पढ़ लिया मध्य भारत का पठार या प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है, तो ये बुंदेलखंड है। अब बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट्स आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो है वो बुंदेलखंड रीजन के ही रहते हैं, है ना, MPPSC में। तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का 7.7% एरिया
ठीक है, कितना एरिया, 7.7% एरिया जो है वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। अब बुंदेलखंड पठार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ठीक है, पन्ना, ये सारी चीजें जो है वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आती हैं। अब इस पठार के नॉर्थ में स्थित है यमुना नदी, इस पठार के वेस्ट में क्या स्थित है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, ठीक है। इस पठार के हम बोलेंगे साउथ में क्या स्थित है, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू situated and which is bounded in north by Yamuna, in west by Central Indian Plateau and in south by Narmada Son Valley। रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड पठार भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बुंदेलखंड, अब हम पढ़ते हैं अपना बुंदेलखंड पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू एरिया सबसे पहले देखना है 7.7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसका जो स्लोप है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड पठार का स्लोप या बुंदेलखंड पठार की जो ढाल है वो किस ओर है, क्या ये नॉर्थ वेस्ट की ओर है, क्या ये साउथ ईस्ट की ओर है, क्या ये साउथ वेस्ट की ओर है, क्या ये नॉर्थ वेस्ट की है। तो बुंदेलखंड पठार का जो स्लोप है वो कैसा है, इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर है या उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। मतलब कैसे मैं बोलूं उत्तर पूर्व, तो इस तरीके से है इसकी ढाल, ठीक है। ये तो इसकी जो ढाल है वो किस ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। नेक्स्ट हमको देखना है कि इसके क्लाइमेट कैसा है यहाँ का। तो भाई यहाँ का भी क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल, यानी कि महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्रकार का यहाँ का क्लाइमेट है। यानी यहाँ गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है। क्लाइमेट के बाद हम रेनफॉल देखें यहाँ पर, तो रेनफॉल भी यहाँ पर अराउंड 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। 50 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है। क्लाइमेट यहाँ पे कैसा है, कॉन्टिनेंटल। कौन सी सॉइल पाई जाती है, मिक्स्ड सॉइल। कहे के लिए उपयोगी है, कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स का प्रोडक्शन, जैसे कि ज्वार, लेंटिल्स यानी मूंग, उसके बाद थोड़ा बहुत वीट का प्रोडक्शन भी बुंदेलखंड के पठार में या बुंदेलखंड रीजन में, जैसे सागर, खुरई वगैरह में अच्छा गेहूं जो है वो उपजाऊ होता है या अच्छा गेहूं उगाया जाता है, वहां से प्राप्त होता है। तो एरिया 7.7%, इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ दी क्लाइमेट, और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ पे जो कोर्स ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है वो मिक्स्ड सॉइल में होता है, और यहाँ पर ज्वार, लेंटिल्स, वीट जैसे जो अलग अलग कोर्स ग्रेन्स हैं वो पाए जाते हैं या उनका जो उत्पादन है वो किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो होती है, बेतवा नदी। बेतवा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिवर्स ही होने वाला है। फिजियोग्राफिक डिवीजन के बाद हम बड़े डिटेल में रिवर्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। बस आपको ज़रूरत है कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताऊँ आप प्रॉपरली नोट करें वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो बेतवा नदी, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो हम सारी रिवर्स के बारे में सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। सारी रिवर्स के बारे में हम उनकी ट्रिब्यूटरी से लेके उनके एरिया से लेके सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो अभी हमको याद रखना है कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में बेतवा नदी निकलती है या बेतवा नदी कुम्हरा विलेज रायसेन से निकलती है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बहती है, और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा क्या कहा जाता है, क्या, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को, बेतवा नदी को। अब यहाँ पर स्थित पहाड़ी है, कौन सी या कौन सा पीक है,
जैसे हमने देखा था सिगार पीक, जनापाव और धजरी पीक्स, ये जो चोटियां हैं, ये जो पीक्स हैं वो मालवा प्लेट्यू की थी। एक हम इंपॉर्टेंट पीक पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, कौन सी पीक है इंपॉर्टेंट? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा पीक, जिसकी हाइट कितनी है? ये जो सिद्ध बाबा पीक है दोस्तों, इसकी हाइट जो है वो है 1172 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1172 मीटर्स। तो ये जो एरिया है 7.7, स्लोप इसका नॉर्थ ईस्ट की ओर है, इसकी जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप, और इम्पॉर्टेंट पीक कौन सी है? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, 1172 मीटर्स इसकी हाइट है। कितनी है हाइट? 1172 मीटर्स। और बुंदेलखंड की जो जीवन रेखा है वो कहाँ पर है? किसको बोलते हैं? बेतवा नदी को। उसके बाद यहाँ पर भी कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेसेस हैं भाई, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो ओरछा। अब ओरछा के जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं आर्ट एंड कल्चर में हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया, कौन सा कहाँ पे है, कौन से राजा ने बनवाया, किस चीज़ के लिए वो फेमस है, सब कुछ हमने पढ़ा। तो बुंदेलखंड में, सागर में हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद दतिया में भी इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे, कई सारे महल पढ़े थे, दतिया का किला पढ़ा था, जहांगीर महल पढ़ा था, और ओरछा के भी हमने कई सारे मंदिर, कई सारे महल जो हैं वो देखे थे। तो दोस्तों आज हमने कौन कौन से पठारों को कंप्लीट किया? आज हमने मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार और मध्य भारत का पठार यानी कि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, इनके बारे में हमने इनके सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स को कंप्लीट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे रिवर्स इन मध्य प्रदेश। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।